हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माय सेल्फ अनुज कुशवाहा। मैकेनिक्स यूनिट का आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। पिछली दो क्लास के अंदर हमने यूनिट और डायमेंशन की थ्योरी के पार्ट को कवर किया है। आज की इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इस पूरे यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करें। इसके पहले एक बार आप कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पिछले 2 दिन से मतलब कल की आपकी क्लास के बाद से ही कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से कल की हमारी क्लास भी नहीं हो पाई। दूसरी वाली शाम वाली क्लास नहीं हो पाई 8 बजे वाली, और सुबह भी फिर दिक्कत आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछली दो क्लास के अंदर हमने यूनिट एंड डायमेंशन को कवर कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विमाओं का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। और यहां से एक बहुत ही फेमस टाइप का सवाल आता है, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यानी विमाओं का उपयोग, इसमें इसके तीन जो है वो मेन एप्लीकेशन है। डायमेंशंस के तीन मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट आप जानते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया है और उसको आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में आपको पता है कि न्यूटन है, तो अगर वो न्यूटन को आप सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल चीज है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी इसको कर सकते हैं, पर चूंकि अभी आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो गया है, इसलिए इस टॉपिक को, इस प्रोसेस को भी समझना जरूरी है। इसके पहले हम किसी बैच में इस वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि सब एमसीक्यू एग्जाम है। और ये जो कन्वर्जन है, ये डायमेंशन से ज्यादा आसान आपको लगेगा कि हम नॉर्मली कैलकुलेशन से ही करके जल्दी से आंसर ला देंगे। ठीक है, दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये भी हम डायमेंशन के का यूज करके करेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा टू डिराइव अ फार्मूला या टू डिराइव एन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, कोई भी फार्मूले का डेरिवेशन अगर हमें करना है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन अलग अलग क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, वो भी हम डायमेंशन से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, तीन ये डायमेंशन के एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपको दे दिया जाए कि फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में है न्यूटन, और इसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब डाइन में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताना है यहाँ पर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, है ना। हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, यानी हमें एक न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है डायमेंशन का यूज करके। तो आपको ये पता है कि कोई ये न्यूटन, एक न्यूटन क्या है, ये फोर्स को मेजर किया गया है। एक डाइन, ये डाइन भी क्या है, ये पूरा फोर्स को मेजर किया गया है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है।
नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ जो यूनिट है ना, यहाँ जो यूनिट लिखा है वो एक्चुअल में जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी उसका डायमेंशन यहाँ पर आप लिखिए, क्योंकि डायमेंशन का यूज करके कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो जो यूनिट लिखा हुआ वहां पर उस यूनिट की बजाय उसका डायमेंशन आप लिखिए। बस ये इतना आपको ध्यान रहे, ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन का मतलब ये एमकेएस सिस्टम का है जहां पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास किस में लिखा गया है, किलोग्राम में, जिसमें लेंथ किस में लिखा गया है, ये मीटर में, जिसमें टाइम किस में लिखा गया है, ये सेकेंड में। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका यहाँ जो भी यूनिट होगा उस यूनिट में आप देखिए मास, लेंथ, टाइम, ये सब किस में लिखा हुआ है। तो मास लिखा है किलोग्राम में, लेंथ लिखा है मीटर में और टाइम लिखा है सेकंड में। जो दूसरा है आपका डाइन, डाइन किसको बोलते हैं, डाइन होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डाइन बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें इसका जो मास लिखा हुआ है, ये पहला सिस्टम हुआ, ये दूसरा। तो दूसरे सिस्टम में जो मास है वो किस में है, वो ग्राम में है, और जो लेंथ है वो किस में है, वो सेंटीमीटर में है, जो टाइम है वो किस में है, वो सेकंड में है ना। ये दूसरे सिस्टम का हो गया, ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। अगर आपको नाम पता है तो नाम लिखिए, नाम नहीं पता है तो कोई जरूरत भी नहीं है। अब आप इसमें वैल्यू रखिए इस वाले सिस्टम के अंदर। नंबर n1 यूनिट किसका लिखेंगे, ये फोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो फोर्स का यूनिट लिखिए आप, फोर्स की यूनिट लिखिए आप। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, याद है आपको, mlt-2, ये है बल का बीमी सूत्र, इज इक्वल टू n2, यहाँ जो n2 आएगा वही निकालना है, और ये हो जाएगा यहाँ पर भी mlt-2, क्योंकि फोर्स को ही फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पहला सिस्टम है तो यहाँ 1 1 1, ये दूसरा सिस्टम है तो यहाँ 2 2 और 2। हमें n2 निकालना है, तो n2 कैसे निकलेगा, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा पहले सिस्टम में नंबर और फिर ये पहले सिस्टम का यूनिट m1 l1 t1 -2, और फिर अपान में ये दूसरे सिस्टम का ये यूनिट क्या, m2 l2 और t2, उसके बाद क्या, माइनस में 2। वैल्यू रखिए सबकी। n1 मतलब पहले सिस्टम का नंबर, और पहले सिस्टम का नंबर कितना है, ये है 1, और m1 का मतलब क्या है, m1 मतलब क्या है, पहले वाले सिस्टम में मास क्या है, किलोग्राम में, मास किस में है, किलोग्राम में है, और लेंथ किस में है, लेंथ आपका ये मीटर में है, और टाइम किस में है, ये सेकंड में है। इसका पावर -2 करिए और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये ग्राम में है, ठीक है। यहाँ ये ब्रैकेट लगाने की बजाय आप सिंपल भी लिख सकते हैं, और ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, ये है सेकंड के पावर -2, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 किलोग्राम को आप लिखेंगे 1000 ग्राम, 10 पावर 3 ग्राम, और ये अपान में ग्राम, और 1 मीटर को आप लिखिए 100 सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2 सेंटीमीटर, और अपान में क्या, सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको n2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, n2 की वैल्यू मिलेगी 10 टू पावर 5, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, पहले सिस्टम का नंबर, पहले सिस्टम का यूनिट, दूसरे सिस्टम का यूनिट, और दूसरे सिस्टम का नंबर कितना हो जाएगा, 10 पावर 5। ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। यानी 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन होता है। इस तरह से हमने एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट लिखा था उसको हमने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया डायमेंशन का यूज करके, है ना। बहुत फेमस एग्जांपल है, क्लास 11th में जब आप इसको पढ़ते हैं तो पहले ये एग्जांपल आता है। एक और एग्जांपल बता दें इसका, एक और एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई वर्क डन की वैल्यू है और वर्क डन को आपको कन्वर्ट करना है, वर्क का जो यूनिट है वो एसआई यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो एक जूल में कितना, सॉरी अर्ग, एक जूल में कितना अर्ग होता है, अगर आपको ये बताना है तो देखिए क्या होगा, ये पहले सिस्टम का हुआ नंबर, ये पहले सिस्टम का हुआ यूनिट, ये दूसरे सिस्टम का हुआ यूनिट, और यहाँ दूसरे सिस्टम का नंबर हमें पता करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि n1 u1 बराबर होता है किसके, हमेशा n2 u2 के। u2 का मतलब यहाँ पर किसकी बात होगी, यहाँ u1 या यहाँ u1 या u2 का मतलब क्या था भाई, u1 और u2 की जगह पर हमने क्या लिखा था, बल का बीमी सूत्र लिखा था। यहाँ पर बात किसकी हो रही, कार्य यानी वर्क की बात हो रही है, तो बीमी सूत्र किसका लिखा जाएगा, कार्य का लिखा जाएगा, है ना। वर्क का बीमी सूत्र यहाँ पर लिखा जाएगा। और दूसरी बात, ये जो जूल लिखा हुआ है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक जूल किसको बोलते हैं, एक जूल हम बोलते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड स्क्वायर को एक जूल बोलते हैं। यानी इसको आपको इस फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और यहां से आप ये कह सकते हैं कि इस वाले सिस्टम में मास किसमें है, किलोग्राम में, लेंथ किसमें है, मीटर में, टाइम किसमें है, सेकंड में, ठीक है। जो दूसरा लिखा है अर्ग, वो अर्ग क्या है, ये अर्ग का मतलब होता है आपका ग्राम, 1 ग्राम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपान में होता है सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है, लेंथ किसमें है,
लंबाई किस में है, सेंटीमीटर में है, और समय किस में है, ये आपका सेकंड में है। ये दूसरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखिए, पहले वाले सिस्टम का नंबर क्या है, 1, पहले वाले सिस्टम का नंबर क्या है, 1। फिर पहले वाले सिस्टम में यूनिट और दूसरे वाले सिस्टम में यूनिट। यूनिट मतलब यहां पर डायमेंशन, किसका डायमेंशन, कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही, वर्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, वर्क की। तो वर्क का डायमेंशन तो याद होगा ना आपको, हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क या एनर्जी, ये 4-5 डायमेंशन तो आप एकदम रख लीजिए, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वर्क डन की, वर्क की यूनिट को यानी डायमेंशन को लिखेंगे जो कि mL2T-2 होता है। यहां पर भी उसी वर्क का ही डायमेंशन लिखेंगे mL2T-2, लेकिन ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में है, ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। तो यहाँ 1 1 1 पहला सिस्टम, यहाँ 2 2 2 दूसरा सिस्टम, इज इक्वल टू ये जो नंबर n2 है वही हमें निकालना है। तो n2 कितना आएगा, ये इधर आके डिवाइड करेगा, n2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये आएगा m1, और ये आएगा L1 पावर 2, और ये T1 पावर माइनस में 2, और इस m1 के अपान में क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, m1 के अपान में ऐसे लिखिए, चलिए m1 L1 2 T1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका m2 L2 2 और T2 माइनस में 2, ठीक है। इसको आप सेपरेट करिए, सेपरेट करने पर क्या आएगा, m1 अपान m2, m1 अपान n2, और यहाँ पर आएगा L1 अपान L2 का होल पावर 2, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा T1 अपान T2 का होल पावर माइनस में 2। अब सबकी वैल्यू रखिए, तो n2 कितना निकल के आएगा, m1 मास क्या है, पहले वाले सिस्टम में मास किस में है, किलोग्राम में, और m2 ये दूसरे वाले सिस्टम में किस में है, ग्राम में। फिर उसके बाद ये क्या है, लंबाई में क्या है, यहाँ पर है मीटर, अपान में क्या है, सेंटीमीटर, पावर में क्या है 2। उसके बाद यहाँ क्या है, सेकंड, यहाँ भी क्या है, सेकंड, पावर में क्या है, माइनस में 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर देखिए किलोग्राम को आप लिखेंगे 1000 ग्राम यानी 10 पावर 3 ग्राम, और अपान में भी ग्राम है। और यहाँ पर क्या आएगा, मीटर को आप लिखिए सेंटीमीटर यानी 10 पावर 2 सेंटीमीटर, और अपान में भी सेंटीमीटर है, और यहाँ पर स्क्वायर भी है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4, 10 पावर 4 और 10 पावर 3 मिला के 10 पावर 7 हो जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या बना, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये रिजल्ट बन गया। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइंग, ये एक फार्मूला भी हो गया कन्वर्जन का, और ये आपने डायमेंशन का एप्लीकेशन भी करके देख लिया। इसी तरह से 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग फार्मूला भी बन गया, और आपने डायमेंशन का एप्लीकेशन भी देख लिया, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। बीच बीच में आपके कमेंट्स लेते रहेंगे ताकि हमें पता चल रही कि आवाज जा रही कि ना नहीं जा रही, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है चलती चलती क्लास ही बंद हो जाती है ना। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा है और तीसरा है एप्लीकेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए और आपको चेक करना हो कि बताइए चेक करके कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला न लिख करके सीधे आप यूनिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन का जो पार्ट है, इक्वेशन में एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का डायमेंशन राइट हैंड साइड वाले पार्ट के डायमेंशन के इक्वल है, इसका मतलब कि इक्वेशन, इसका मतलब कि गिवन इक्वेशन इज
डायमेंशनली करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट मतलब विमीय रूप से सही। डायमेंशनली करेक्ट मतलब होता है विमीय रूप से सही। यानी विमाओं का उपयोग करके अगर आपको ये चेक करना है कोई फार्मूला सच में सही है कि नहीं है, तो ये विमा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इससे ये कंफर्म होता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, विमा के रूप के हिसाब से सही है। एक्चुअल में वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है इसकी ये गारंटी नहीं ले सकता। डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट दो अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर हम गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखें 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, और अगर हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखें mv², 1/2 यहां से हमने हटा दिया, अगर विमाओं का उपयोग करके करेंगे तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आएगा और इसमें भी सेम आएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन ये इक्वेशन आपको पता है करेक्ट नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन करेक्ट है। तो डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट है, विमीय रूप से दोनों सही हैं, लेकिन फिजिकली खाली यही करेक्ट है, ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में 1/2 भी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस डायमेंशन की प्रॉब्लम यही है, डायमेंशन अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है या सब कुछ नहीं कर सकता। ये डायमेंशन की प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्योर नंबर या कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में बात ही नहीं करता। जब प्योर नंबर या कांस्टेंट को ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाता तो इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ 1/2 आया गया कुछ हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। जो नंबर्स यहाँ प्योर नंबर्स होते हैं उसका डायमेंशन से लेना देना नहीं है, तो हटाने और ना हटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे ये कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा करेक्ट ही होगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, सॉरी, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ध्यान समझिएगा, अगर बीमाओं का उपयोग कर रहे हैं तो अगर बीमा के हिसाब से कोई इक्वेशन करेक्ट आया, जैसे ये भी आया और ये भी आया, तो वो करेक्ट हो भी सकता है फिजिकली और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया, जैसे हमने लिख दिया गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला है, तो अब आप गतिज ऊर्जा का यहाँ पर डायमेंशन लिखिए, काइनेटिक एनर्जी का और ये m इंटू वी का डायमेंशन लिखिए, ये डायमेंशन इक्वल नहीं आएगा। तो यहां पर तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अगर ये इक्वेशन हमने निकाला इसका डायमेंशन दोनों साइड का और वो करेक्ट नहीं है, तो यानी ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि ये फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आया मतलब कि v का पावर 2 जो है वो मिस हो गया है, इसीलिए डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है। और जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बात लिख देते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं नोट में कि टू बी डायमेंशनली करेक्ट, टू बी डायमेंशनली करेक्ट, टू बी डायमेंशनली करेक्ट इज the necessary condition for an equation to be correct, for an equation to be correct but not sufficient। ये स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, बट नॉट सफिशियंट। क्या बोल रहे हैं? टू बी डायमेंशनली करेक्ट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वेशन टू बी करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन को फिजिकली करेक्ट है होना है, अगर किसी इक्वेशन को टू बी करेक्ट फिजिकली हम लिख देते हैं, ठीक है ना, अगर किसी इक्वेशन को फिजिक्स में पूरी तरह से सही होना है तो ये बात तो कंफर्म है कि उसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो यही कह रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट होना इक्वेशन के फिजिकली करेक्ट होने के लिए जरूरी तो है लेकिन सफिशियंट नहीं है। अगर कोई खाली डायमेंशनली करेक्ट हो और इससे हम ये गारंटी ले लें कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, ये सफिशियंट नहीं है। आपने देखा mv² भी डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन वो फिजिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि ये सफिशियंट, ये क्या है, नेसेसरी है। ये नेसेसरी है कि अगर किसी इक्वेशन को करेक्ट होना है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ये बात एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो हम एग्जांपल यहीं पर लिख देते हैं और फिर आगे हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे
एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए बोल दिया कि कोई इक्वेशन है डायमेंशनली, अगर कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब कि ये गारंटी हो गई कि वो इक्वेशन फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना नेसेसरी है, नहीं हुआ तो ये फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट होगा, ये बात एकदम कंफर्म है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तब, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तब क्या होगा, तो कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो इसकी यही कंडीशन है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकली करेक्ट हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, अब इसके हम एग्जांपल्स कर देखेंगे। ये बातें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़े, इसके हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, अगर हमने कहा कि आप चेक करिए k इज इक्वल टू 1/2 mv², k इज इक्वल टू 1/2 mv², तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए इसको चेक करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2t-2, किसी भी टाइप की एनर्जी का ये डायमेंशन होता है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का तो कुछ होगा नहीं, m क्या है, मास है तो m, और v वेलोसिटी है तो यानी lt-1, v जो है वो वेलोसिटी है तो lt-1, ये भी आपको याद रखना है, और इसका होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करने पर देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा m, और यहाँ से आएगा l⁻2, और यहाँ से आएगा t क्या, -2। तो कुल मिला के आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, सॉरी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो इससे हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन कैसा है, इससे सिर्फ यही कंफर्म होता है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। ये डायमेंशन वाले मेथड से सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट होने की ही गारंटी है, फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए फार्मूला याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में यहाँ 1/2 होगा कि नहीं होगा ये कौन बताएगा, इसके लिए एक्चुअल फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, हम इस किसी मेथड से ये कंफर्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ये कंफर्म हो गया, कोई भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना यहाँ से वेरीफाई हो गया। हालांकि आपको फार्मूला अगर याद है तो आप देख भी सकते हैं, ये फार्मूला हमने सही लिखा है, यहाँ पर ये फिजिकली करेक्ट भी है ना, यहाँ पर ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, ये आपको पता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हमने ऐसा कुछ नहीं पता किया है। और दूसरा केस आप देखिए, जैसे हमने कहा कि ये इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं, k इक्वल टू mv² कर लेते हैं, k इज इक्वल टू mv²। अगर आप इसका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे तो वही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन वही ml2t-2, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते टाइम खाली हमने m और v को ही कंसीडर किया था, 1/2 से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए अभी भी राइट हैंड साइड का डायमेंशन तो वही आएगा, क्या आएगा, वही आएगा ml2t-2। सेम तरीके से इसका मतलब यहां पर भी वही बात हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो क्या इससे ये कंफर्म हो गया कि इक्वेशन करेक्ट है, हाँ इससे ये कंफर्म हो गया कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से सही है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये बात एकदम कंफर्म हो गई है। और ये फिजिकली करेक्ट होगा कि नहीं होगा वो कुछ नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो याद ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस टाइम अगर आप देखें तो ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो डायमेंशन की मेथड से हम दूसरी वाली कंडीशन का कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, सिर्फ ये पहली कंडीशन। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हमने कहा, तीसरा मान लेते हैं इसको, जैसे हमने कहा कि हमने लिखा t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g। अब आपको पता है कि ये फार्मूला हमने सही लिखा है, ये फिजिकली करेक्ट लिखा है, कोई फार्मूला अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ही होगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, t लिखा है, और t क्या है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड एक तरह का टाइम होता है, तो डायमेंशन t होगा। राइट हैंड साइड में आएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में आपको ये 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं,
और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एल, एल मतलब लंबाई है तो यहाँ पर कैपिटल एल होगा, और जी क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, हमने कल बताया था एल टी माइनस टू, एल से ये एल कैंसिल होगा, टी माइनस टू ऊपर जाके टी पावर टू प्लस में बनेगा, स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा ये टी निकलेगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, ठीक है। तो यहां पर इससे ये कंफर्म होता है कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये फिजिकली भी करेक्ट है, ये फिजिकली भी क्या है करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि अगर हमने लिख कर दे दिया आपको, अगर हमने लिख कर दे दिया आपको कि t इज इक्वल टू 4 पाई, और यहां पर हमने लिख दिया क्या एल अपान जी। अब बताइए ये इक्वेशन कैसा है, आप लोग बताइए ये इक्वेशन कैसा है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, और क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा और ये क्या फिजिकली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ना, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है 2 पाई की जगह पर 4 पाई लिखा है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन ये फिजिकली इनकरेक्ट है, मतलब एक्चुअल में फार्मूला ऐसा नहीं होता है, तो ये हमें पता है देख करके, तो फिजिकली इनकरेक्ट करेक्ट हम ऐसे बता सकते हैं, और डायमेंशन वाला डायमेंशन को अप्लाई करके। चलिए एक हम एक ऐसा फार्मूला लेते हैं एक ऐसा फार्मूला लेते हैं जैसे u बराबर होता है एम जी एच, तो हमने लिख दिया u इक्वल टू एम जी और यहाँ लिख दिया h का स्क्वायर। अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है u क्या है स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है, कोई भी ऊर्जा हो भाई, ऊर्जा का डायमेंशन आपको पता ही है एम एल टू टी माइनस टू, कोई भी ऊर्जा हो। और दूसरा क्या है राइट हैंड साइड में क्या है एम जी एच स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में क्या है एम जी एच का स्क्वायर है, तो यहां पर आप लिखिए एम जी एच का स्क्वायर, एम का क्या हो जाएगा कैपिटल एम, जी क्या है जी मतलब ये त्वरण है यानी एल टी माइनस टू, एच क्या है ऊंचाई है यानी लंबाई है एक प्रकार की, तो एल पावर में टू, पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा ये आएगा एम एल पावर वन एल पावर टू मिला के एल पावर थ्री, और ये टी पावर क्या माइनस में टू, टी पावर माइनस में। अब यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो बताइए क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हुआ, क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो ये फार्मूला होगा डायमेंशनली इनकरेक्ट, कैसा डायमेंशनली इनकरेक्ट बोला जाएगा इसको, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या ये फिजिकली करेक्ट होने की कोई संभावना छोड़ता है, भाई जो डायमेंशनली करेक्ट है उसमें तो दोनों बात चल रही है कि वो करेक्ट हो भी सकता है फिजिकली और नहीं भी हो सकता है ना, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें दोनों बातें हैं, वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये गारंटी है कि ये कैसा होगा, ये फिजिकली इनकरेक्ट ही होगा, ये फिजिकली इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है ना, ये बात एकदम श्योर है, ये फिजिकली इनकरेक्ट ही होगा। तो बस यही बात है, डायमेंशन का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन के, हाँ बिल्कुल, डायमेंशन का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन में ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बस इतना बता सकते, फिजिकली का नहीं बता सकते, उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा लास्ट एप्लीकेशन, और वो क्या है टू डिराइव एन इक्वेशन या टू डिराइव अ फार्मूला, ठीक है ना, डायमेंशन का यूज करके फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं हम लोग, विमाओं का मतलब सूत्रों का निगमन कर सकते हैं, निगमन डेरिवेशन, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए अभी तो हम मेंस पढ़ नहीं रहे हैं, मेंस जब आएगा तो मेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि इस तरह की जो चीजें हैं इन सब का इंपॉर्टेंस रहेगा मेंस में। ये जैसे उसमें से एक बहुत हाईलाइट पॉइंट ये हो सकता है कि आपको दिया जाएगा कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके फार्मूले का डेरिवेशन करके इसका इक्वेशन बनाइए, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि अगर ये कहा जाए इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफ टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन
इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, अब ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब, ये सब नहीं लिखना, लेंथ m, l, m एंड g, देन डेराइव एन फार्मूला, डेराइव एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका मेंस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, समझना तो पड़ेगा, ये डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड, और एक फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम पीरियड है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो भाई आप ये बताइए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या आप ये कंफर्म हो गए कि वो कितने पावर पर डिपेंड करेगा? अगर टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पता नहीं लेंथ पावर 2 होगा कि लेंथ पावर -2 होगा कि लेंथ अपान में आके 1/L पावर 5 होगा, कुछ नहीं पता है। अगर यहाँ पर मास पर डिपेंड करता है तो पता नहीं मास का पावर 1 होगा कि मास का पावर 0 होगा कि मास का पावर -7 होगा, कुछ नहीं पता है। डिपेंड करने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसका इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें ये टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके पावर कितने होंगे, प्लस में होंगे, माइनस में होगा, 0 होगा, ये नहीं पता है। वो डायमेंशन ही आपको बताएगा। कौन बताएगा? डायमेंशन ही बताएगा। और तरीका समझिए, जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही किसी के ऊपर, बस आप ऐसे लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। तो कितने पावर पर होगा? पावर अपने मन से चूज कर लीजिए, ABC। इतना तो दिया है ना कि ये जो है इनके इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है, ऐसे हमने बना लिया, लेकिन पावर हमें नहीं पता तो हमने ABC नाम दे दिया। यानी हमारा मेन चैलेंज यही ABC पता करना है। अगर यही ABC पता चल जाए तो हम तो बता देंगे किस कैसे डिपेंड करता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद क्या आएगा? यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं ना, इनइक्वलिटी नहीं, हमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल तो चाहिए, L पावर A, M पावर B और G पावर C। देखिए हमने बना दिया इक्वेशन, हमने फार्मूले का जो है, जो कंडीशन दिया था उसका इक्वेशन बना दिया। बस इसमें एक चीज की कमी है, और वो कमी क्या है कि ABC की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। जो ये बोला गया था उसके हिसाब से हमने फार्मूला बना दिया, ये सब एकदम फाइनल है। ये बस इसमें एक चीज की कमी है, ABC इसमें डालना है। और ये ABC इसके अंदर डालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि अगर ये हमारा फार्मूला बना और सही फार्मूला बना, ये कैसा फार्मूला बना? सही फार्मूला बना। तो अगर ये सही फार्मूला है तो इसके दोनों साइड का डायमेंशन तो इक्वल होगा ना भाई। कोई भी इक्वेशन होता है तो जब सही रहता है तो उसके दोनों साइड का डायमेंशन क्या होता है? इक्वल होता है। कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होता है, तो कर देते हैं इक्वल। ये टी का मतलब क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है, तो इसका डायमेंशन टी लिखा जाएगा, तो यानी M पावर 0 और L पावर 0 हो गया, बच्चा जो टी, वो टी लिख दीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो k है वो एक प्योर कांस्टेंट है, और इस प्योर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, छोड़ दीजिए। L क्या है? लंबाई, तो कैपिटल L और पावर में A हो जाएगा। M क्या है? द्रव्यमान, तो कैपिटल M पावर में B हो जाएगा। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तो LT-2 पावर में C हो जाएगा। जरा इसको और अच्छे से रीअरेंज करिए, यहाँ M पावर 0, L पावर 0 और ये T आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? L पावर A, L पावर C, यानी L पावर A प्लस C। यहाँ आएगा M पावर B, क्या आएगा? M पावर B, और यहाँ पर आएगा T पावर -2C, T पावर -2C। ठीक, अब ये जो कुछ बना यहाँ पर, अगर आप कह रहे हैं कि ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में इक्वल है, ये पूरा डायमेंशन इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? इधर भी M लिख रहे हैं, इधर भी M लिख रहे हैं, इधर भी L लिख रहे हैं, इधर भी L लिख रहे हैं, इधर भी T लिख रहे हैं, इधर भी T लिख रहे हैं, और बीच में इक्वल भी है। अगर वही MLT इधर है, वही MLT इधर, और बीच में इक्वल भी है, इसका मतलब इस M का पावर इस M का पावर सेम, इस L का पावर इस L का पावर सेम, इस T का पावर इस T का पावर सेम, तभी तो इक्वल होगा। बिल्कुल सब कुछ आइडेंटिकल होगा तभी तो इक्वल होगा। इसका मतलब कंपेयर करने से आपको पता चल रहा है, कंपेयर करने से पता चल रहा है कि जो L का पावर A प्लस C है और यहाँ L का पावर 0 है, इसका मतलब ये A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 0। A प्लस C बराबर 0। यहाँ M का पावर B है, यहाँ M का पावर 0 है, इसका मतलब B का मान हो गया 0। यहाँ T का पावर -2 है और यहाँ T का पावर 1 है, तो मतलब -2C का मान हो जाएगा 1। और ये B का मान, ठीक है, B का मान हो गया 0। यहाँ से आप C का मान निकालिए, तो C का मान कितना हो जाएगा? -1/2। ये C आप यहाँ रखेंगे तो A बराबर क्या है? माइनस में C, और C की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के +1/2। A B C की वैल्यू मिल गई, इसीलिए तो हम परेशान थे कि A B C की वैल्यू मिल जाए। हो गया, ABC मिल गया, तो रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पर? इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज को रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर जो निकालना था वो निकल गया। T = K L पावर A, A मतलब
एल पावर ए मतलब कितना 1/2 और m पावर b मतलब 0 और g पावर c मतलब माइनस में 1/2। अब देखिए m का पावर 0 हो गया, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हट गया यहां से। मतलब भले ये सवाल में दिया था कि m के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन m के पावर 0 पर डिपेंड करने का मतलब नहीं डिपेंड करता। m के पावर 0 के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या, नहीं डिपेंड करता, ये खत्म हो गया। तो बचा k और l पावर 1/2, और ये जो g का पावर -1/2 है अपान में जाएगा तो g के पावर +1/2 हो जाएगा। देखिए दोनों का पावर 1/2 है, तो दोनों को एक साथ करके होल पावर 1/2 कर देंगे, और ये पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो बन गया t इज इक्वल टू k, और ये इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट एल अपान में जी, अंडर रूट एल अपान में जी। ये हो गया फार्मूले का डेरिवेशन, ये हो गया फार्मूले का डेरिवेशन। अब आप कहेंगे कि सर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूले में यहाँ 2 पाई आता है, यहाँ पर k की जगह पर 2 पाई आता है, लेकिन आपको पता है कि डायमेंशन को प्योर नंबर से मतलब ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। यानी प्योर नंबर आते ही डायमेंशन को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ एकदम से गायब हो गया। यानी ये जो k की वैल्यू है वो डायमेंशन डिटेक्ट ही नहीं करके बता सकता कभी। ठीक है, तो अगर आपसे फार्मूले का डेरिवेशन कहते हैं तो बस यहीं तक जाना है। जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को अलग अलग सिचुएशन में उसकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। अगर बहुत स्पेशल केस है तो उसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपने आप को उसमें देखिए कि क्या चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हम अपने मन से 1 रख देते हैं। कई बार अब जैसे सिंपल पेंडुलम है तो यहाँ के की वैल्यू तो 1 नहीं होगी, यहाँ पर के की वैल्यू, के जो है ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, यहाँ इस डायमेंशन से नहीं आएगा। के की वैल्यू 2 पाई होती है, तो एक्चुअल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, है ना। ये एक्चुअल फार्मूला होता है, लेकिन डायमेंशन यहां तक नहीं पहुंचा सकता आपको, डायमेंशन यहीं तक पहुंचा के छोड़ देगा। तो बस यही करना होता है हमें, ये तरीका होता है डायमेंशन का यूज करके किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन करना। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो डायमेंशन का यूज करके किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन करने का यही अप्रोच है। ठीक, चलिए एक फार्मूला और हम यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और ये फार्मूला हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी का। ये एक हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डेरिवेशन करके दिखाते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं सीधे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास m एंड वेलोसिटी v, मास m एंड वेलोसिटी v। अगर काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी v पर डिपेंड करता है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, हमने ये कर दिया ऐसे अपने मन से। और आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखेंगे ना, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है इस बार c लिखिए, नहीं तो k से कंफ्यूजन हो जाएगा, m पावर a और यहाँ पर v पावर b। अब आपको पता है कि k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन का यूज करके m के पावर में 1 आना चाहिए और v के पावर में 2 आना चाहिए, और जो हाफ है वो तो डायमेंशन बता नहीं पाएगा। तो यानी हमारा मेन पर्पज है a b c के बारे में बताना। अब ये एक इक्वेशन बना जो कि सही है, तो दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होगा, दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल करके आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो आपका ए बी सी निकल के आ जाएगा। तो इधर का डायमेंशन ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ml2 t माइनस में 2 लिखा जाएगा। इधर आपका c कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, m मास है तो m लिखेंगे, पावर में a लिखेंगे, और v वेलोसिटी है तो lt माइनस 1 होगा और पावर में b लिखेंगे। x को थोड़ा सा एक साथ करिए तो m पावर a आएगा, l पावर b आएगा, t पावर माइनस में b आएगा। इधर क्या है, इधर है ml2 और t पावर माइनस में 2। कंपेयर करिए पावर्स को, m का पावर a, m का पावर 1 तो a की वैल्यू 1, l का पावर 2, l का पावर b मतलब b की वैल्यू 2, t का पावर -2, t का पावर -b, हो गया a और b तो निकल ही गया, और यहां से भी निकल जाएगा, -b इक्वल टू -2 तो b इक्वल टू 2, a और b निकल गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये बन गया k इज इक्वल टू c m पावर a और v पावर b यानी कि 2। तो कुल मिला के आपने लिखा कि k इज इक्वल टू c, और ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर। डायमेंशन की हेल्प से बस इतना ही हो सकता है, बाकी आपको पता है कि ये जो कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी के केस में ये होता है 1/2, तो इसका एक्चुअल फार्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। ठीक है, ये जस्ट एक सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं कि अप्रोच क्या होता है ना फार्मूले का। ये अगर डेरिवेशन आपको करना है तो इसका तरीका क्या है, बस हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सारी बातें हमने पहले ही आपको बता रखी थी, ये एक छोटा सा टॉपिक बचा था, इसने भी फिर भी 40 मिनट हमारा ले लिया। अब हम सीधे न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, जो भी आपने पिछली 2 क्लास में और आज की क्लास में पढ़ा है, इन सब को मिला करके अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक का बीमी सूत्र बताना है। अब आपको हमने पिछली क्लास में जो बातें बताई हैं वो आप ध्यान रखिए। आंसर तो इसका एक चुटकी में आ जाएगा, आंसर इसका एक चुटकी में आ जाएगा। अगर इसका आंसर लाना है तो दृढ़ता गुणांक का फार्मूला पता होना चाहिए। आप कहेंगे अभी तो सर हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो ये जो चैप्टर है ये पूरे फिजिक्स को लेकर के बात करता है। आप इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक आ ही जाएगा। तो दृढ़ता गुणांक ईटा का फार्मूला होता है एफ अपान में ए थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर आप इतने से बात करेंगे तो यहाँ एफ अपान ए जो है वो स्ट्रेस है और जो थीटा है वो स्ट्रेन है। ये प्रतिबल है और ये विकृति है, और ये दृढ़ता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर आपको यहाँ ईटा का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन तो याद ही होगा सबको, ml_t-2। जिसको नहीं याद होगा हम उससे बात अब नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसको नहीं याद होगा हम उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले कि हमें समझ नहीं आ रहा है। हमने कल ही आपको ये बता दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करनी ही पड़ेगी, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगा। अब आप स्कूल में जाएंगे प्राइमरी में और कहेंगे हम ए से जेड तक नहीं याद करेंगे, हमें एप्पल वाला सिखाओ, तो कैसे पॉसिबल है। उतना रटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बल का हमने आपको बताया है, वेग का अगर नहीं आपको पता है तो आप फिर से जान लीजिए। हमने कहा वेग का, और उसके बाद में त्वरण का, उसके बाद में बल का, और उसके बाद कार्य या ऊर्जा का, इतनों का बीमी सूत्र तो एकदम रट लीजिए। वेलोसिटी के लिए LT-1, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, और उसके बाद में ये आपका बल के लिए MLT-2, और उसके बाद ऊर्जा या कार्य के लिए ML2T-2। एकदम रटा होना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो टर्म है जो लगभग हर एक फार्मूले के को ब्रेक करने के बाद में ये घूम फिर करके आ जाते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स के लगभग हर फार्मूले को ब्रेक करने के बाद आपको ये मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इजी हो जाता है स्टेप और जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे एफ आ गया, तुरंत आपने रख दिया। नहीं तो अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप कहेंगे पहले हम एफ बराबर एम इंटू ए करेंगे, फिर पहले एफ का निकालेंगे, फिर हो गया, फिर तो है ना। यहाँ पर ए क्या है, एक्सिलरेशन है, सॉरी एरिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार मल्टीप्लाई होगा। थीटा आपको पता है डायमेंशन लेस होता है तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो गया ML-1T-2। मतलब ये सब सेकंडों में आंसर आने वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये हम बता रहे हैं आपको इतना टाइम दे करके। ML-1T-2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने इसको, आपको याद होगा पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि आप क्या करिए, आप जितने भी 3 टाइप के स्ट्रेस हैं वो निकालिए, जितने भी 3 टाइप के स्ट्रेन हैं वो सब डायमेंशन लेस हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, और चाहे वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों में से किसी का भी ये सवाल पूछा जाता, आंसर सेम आता। क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस होता है, तो इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही आएगा जो स्ट्रेस का आएगा। और स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपान में एरिया, फोर्स अपान में एरिया। और ये क्या होता है, ये होता है डायमेंशन लेस। बस बात खत्म हो गई। यानी फोर्स अपान एरिया ही करने से तीनों का ही डायमेंशन आएगा, वाई का भी, बी का भी और ईटा का भी। तो ये सवाल ईटा का था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन इज। इन पेयर्स में से ऐसा एकमात्र कौन है जिसका डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है, डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। इसमें से ऐसा कौन पेयर बना है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। फिर तो ऐसा कौन है जिसका सेम नहीं है, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कोणीय संवेग कह रहे हैं, नीचे हिंदी में लिखा है। एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। J बराबर R क्रॉस P होता है और P बराबर M इंटू V होता है। तो ये MVR पूरा बन गया एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। इसका अगर डायमेंशन निकालना है तो देखिए, R लंबाई है तो L हो जाएगा, M द्रव्यमान है तो M हो जाएगा, V वेलोसिटी है तो LT-1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M और ये L⁻2 और T-1। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ML2T-1। उसके बाद क्या है, प्लांक कांस्टेंट।
तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो मात्रक भी याद ही होगा, वहीं से आप डायमेंशन निकाल लीजिए। किसी फार्मूले में जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की। अब आप जूल सेकंड के आधार पर इसकी बीमा निकाल लीजिए। जूल मतलब एनर्जी होगी तो ml2 t-2 रखेंगे, सेकंड मतलब टाइम होगा तो t लिखेंगे, t मतलब t पावर 1 है और ये t पावर -2 मिलकर के -1 बन जाएगा, तो ml2 t-1 हो जाएगा। देखिए दोनों का सेम आ गया। हमें कौन चाहिए? जिसका सेम नहीं है वो, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, इसका फार्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर एम आर स्क्वायर। यहां से आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो m का m हो जाएगा और r स्क्वायर का l पावर 2 हो जाएगा। और अगला क्या दिया है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब कि टॉर्क, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इसी को बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ही लिख देते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां से अगर आप निकालेंगे, यहां से अगर आप निकालेंगे आर के लिए हो जाएगा एल और फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस में 2, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? एम एल 2 और टी माइनस में 2, ये आ जाएगा। तो आप देखिए यही आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इसका डायमेंशन अलग आ गया, इसका डायमेंशन अलग आ गया, जिसका अलग है वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं तो वर्क का, ये टॉर्क है ना, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसी को टॉर्क बोलते हैं, तो यानी अगले वाले ऑप्शन में जो टॉर्क है उसका ये डायमेंशन हो गया, और साथ में क्या है? वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन तो याद ही होगा आपको, वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ml2t-2, है ना। तो आप देखिए ml2t-2 मतलब इन दोनों का भी सेम ही हो गया। इंपल्स और मोमेंटम की बात हो रही है, इंपल्स का फार्मूला ही होता है इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। भाई ये फार्मूला ही बता रहा है दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, अगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि इनका डायमेंशन भी इक्वल ही होगा। और मोमेंटम हो चाहे चेंज इन मोमेंटम हो, बात तो एक ही हो गई ना। हमने यही तो बताया था कि चाहे वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी का डिफरेंस हो, कुल मिला करके रहेगा वेलोसिटी ही। दो सेम तरह की क्वांटिटी को डिफरेंस करने पर या सम करने पर उसका नेचर नहीं बदलता। तो चेंज इन मोमेंटम भी एक तरह का मोमेंटम ही तो है, चेंज इन मोमेंटम भी एक तरह का मोमेंटम ही तो है, और ये इंपल्स है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों के डायमेंशन भी इक्वल होंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। हाँ, प्लांक कांस्टेंट के लिए आप कोई फार्मूला चूज कर सकते हैं, E बराबर एच न्यू आप करेंगे, लेकिन फिर उसमें आपको एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रख करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो भी तरीका ठीक है, बट अगर आप इससे करते हैं तो थोड़ा जल्दी होगा। आप प्लांक कांस्टेंट के लिए E इक्वल टू एच न्यू कर लीजिए, इसमें एच आता है, यहाँ से निकल जाएगा, H इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा। E फॉर एनर्जी, एनर्जी का हो जाएगा ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी का एक बट्टे में टाइम पीरियड यानी कि T इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो क्या निकल के आएगा? ये प्लस बनेगा तो ये हो जाएगा ml2t-1, ये हो जाएगा आपका प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन ml2t-1। बट वो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है ये वैरायटी बहुत फेमस है टीचिंग एग्जाम में। अगर करें मोमेंटम को, एरिया को और टाइम को क्या माना जाए? फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि एनर्जी का डायमेंशन इन तीनों के टर्म में बताना, इनको ब्रेक नहीं करना, इनको ब्रेक नहीं करना, इनको ब्रेक नहीं करना। जैसे आप देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ही फॉर्म में तो आती हैं। वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वही 7 मूल राशियों के रूप में ही सभी भौतिक राशियों का, सभी व्युत्पन्न राशियों का विमीय सूत्र उन्हीं के रूप में तो लिखा जाता है। यानी इस फार्मूले में कभी भी इधर आपको कोई व्युत्पन्न राशि नहीं दिखती, इधर मूल राशि ही दिख रही है। ये लंबाई, ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, इस समय सब मूल राशियां हैं। तो यही सवाल में कह रहे हैं कि अगर इस लीनियर मोमेंटम को और एरिया को भी फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए, जबकि ये है नहीं। आपको पता है रेखीय संवेग जो है ये व्युत्पन्न राशि और क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको मूल राशि माना जाए, मतलब इसको ब्रेक मत करिएगा, इसको बस मोमेंटम की तरह ही रखे रहिए। तो इस वाले सवाल का, इस वाली कैटेगरी के सवाल का तरीका समझिए। जैसे ही आपको बोले कि इसका डायमेंशन निकालिए और इनको फंडामेंटल मानिए, तो आप सिर्फ फार्मूले का डेरिवेशन करिए। आप कह दीजिए तो फिर एनर्जी इनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एनर्जी जो है वो इस लीनियर मोमेंटम के पावर ए पर, इस एरिया के पावर बी पर और इस टाइम के पावर सी पर डिपेंड करेगा। अगर हमें इसका डायमेंशन लिखना इनके पदों में, तो मतलब लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन पी रहेगा, मतलब एरिया का डायमेंशन ए रहेगा और टाइम का डायमेंशन टी रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि इस p का पावर a कितना हो, p के पावर में कितना होगा, a के पावर में कितना होगा, t के पावर में कितना होगा, यही आपको बताना है। ये एनर्जी की वैल्यू है। तो एनर्जी और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर आप सिंपल कांस्टेंट मानिए और कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए 1 है, ऐसा आप मान सकते हैं। जब ऐसा कुछ ना दिया हो और ऐसा स्पेशल केस ना हो तो इसको अपने मन से 1 ले लीजिए। यहाँ पर t पावर हो जाएगा c, यानी ये आपका बन गया रिलेशन। ये एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एरिया और इसके ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यही ए बी सी की वैल्यू पता करनी, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ए बी सी निकालने के लिए हम कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पावर ए, डायमेंशन ऑफ एरिया पावर बी, डायमेंशन ऑफ टाइम पावर सी। अब सबका डायमेंशन रखिए। आप कहेंगे मोमेंटम को तो फंडामेंटल मान के चलना है, भाई यहाँ पर मानना है। ये अब हम अपने सुविधा के लिए ए बी सी निकालने के लिए इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फंडामेंटल की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, ml2 t माइनस में 2, ये एनर्जी के लिए। और मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, मोमेंटम के लिए हम लिखेंगे ml, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p बराबर होता है m इंटू में v। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन यही लिख देते हैं डायरेक्ट, m के लिए m होगा और वेलोसिटी के लिए lt माइनस में 1 होगा। तो ये है मोमेंटम का डायमेंशन। तो आप लिखिए mlt माइनस में 1 पावर में a, और एरिया का हो जाएगा l पावर 2 पावर में b, और टाइम के लिए हो जाएगा t और पावर में c। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करके एक साथ करिए तो m पावर यहाँ पर a मिलेगा, l पावर a, l पावर 2b, तो l पावर कितना हो जाएगा a प्लस में 2b, t पावर माइनस में a, t पावर माइनस में a और t पावर c, तो ये हो जाएगा t पावर माइनस a प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ml2 और t माइनस में 2। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा a की जगह पर 1, a की जगह पर मिलेगा 1, और a प्लस 2b की जगह पर मिलेगा 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और यहां से माइनस a प्लस सी इक्वल टू माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए। a की वैल्यू यहां पर रखिए 1, ये इधर जाके 1 बनेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, b की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर a की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा माइनस में 1, उधर जाके प्लस होगा तो -2 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 1, c की वैल्यू माइनस में 1। अब ये a b c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो आपका जो डायमेंशन होगा एनर्जी का इक्वेशन है, तो उसको डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p पावर a मतलब कितना p पावर 1, और a पावर b मतलब कितना 1/2, और t पावर c मतलब कितना, c मतलब माइनस में 1। ये आपको मिलना चाहिए। एनर्जी का अगर आप डायमेंशन पावर और इसके फॉर्म में लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हुए, तो ये आंसर मिलना चाहिए p पावर 1, a पावर 1/2, t पावर -1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा, यही हमारा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से ऐसे करिए जैसे कह रहे हैं ना एनर्जी का डायमेंशन, तो आप एक काम करिए, यहाँ मोमेंटम का, यहाँ एरिया का आप इसका डायमेंशन रखिए, और ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, यही एनर्जी का डायमेंशन आना चाहिए। तो ऑप्शन में फिर यही है कि आपको फिर हो सकता है कि आप इधर से शुरू करें, ये गलत निकले, फिर ये शुरू करें, ये भी गलत निकले, तो ऐसे करते करते जो सही है वो लास्ट में आप वहां पर पहुंचेंगे तो टाइम थोड़ा लॉस होगा। इसमें ये गारंटी है कि आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा लेंदी है, ये पावर्स को कंपेयर करके इक्वेशन को सॉल्व करके तब यहां से निकलेगा। तो इसका ये है कि थोड़ा सा मतलब ये मध्यम मार्ग है, वहां पर या तो बहुत तुरंत आंसर आएगा या तो एकदम लास्ट में आएगा, ये मध्यम मार्ग है, यहाँ पर आंसर आपका आएगा और एक एवरेज टाइम भी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, the SI unit of inductance the Henry can be written as, इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का जो SI मात्रक है वो हेनरी होता है, और हेनरी को इनमें से किसके द्वारा और लिखा जा सकता है। तो भाई इसके लिए आपको फिर ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा आपने तभी आप बता पाएंगे, अगर आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पढ़ा होगा तभी ये बता पाएंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि वेबर पर एम्पियर, क्या वेबर पर एम्पियर के फॉर्म में हेनरी को लिख सकते हैं। हेनरी किसका मात्रक है, इंडक्टेंस एल का मात्रक है, प्रेरकत्व एल का मात्रक है। तो ये फार्मूला होता है एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फार्मूला होता है। यहां से अगर आप एल निकालेंगे तो क्या आएगा, एन फाई अपान में आई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो एल है वो प्रेरकत्व है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा हेनरी इज इक्वल टू एन एक नंबर है, छोड़ दीजिए, फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है तो किसमें आएगा वेबर में, और अपान में करंट है तो किसमें आएगा एम्पियर में, यानी कि वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर जो है वो क्या है, वो 1 हेनरी के बराबर है। दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2,
अब वोल्ट पर कुछ समथिंग करके दिया है, तो ये एक फार्मूला होता है, E बराबर माइनस में L और DI अपान में DT या डेल्टा I अपान में डेल्टा T, है ना, इंड्यूस्ड EMF वाला फार्मूला। तो यहाँ से अगर आप L निकालेंगे और माइनस को हटा दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, मात्रक निकाल रहे हैं, तो डेल्टा I अपान में डेल्टा T, ठीक है ना, चलिए माइनस लगा ही लीजिए, इज इक्वल टू करके यहाँ पर कितना आएगा, फिर से ये वापस L का मात्रक क्या होगा 1 हेनरी, इज इक्वल टू ये E जो है EMF है, किस में आएगा, EMF है तो वोल्ट में आएगा, और अपान में ये आपका करंट है किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, और अपान में जो टाइम है वो किस में आएगा, वो सेकंड में आएगा। और ये जो टाइम है सेकंड वाला, ये टाइम तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा वोल्ट सेकंड और अपान में एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपान में एम्पियर। और लास्ट थर्ड वाला केस आप देख लीजिए, थर्ड वाले में क्या दिया है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। इसके लिए आप कोई फार्मूला सोच सकते हैं, जैसे एक फार्मूला होता है U बराबर 1/2 LI स्क्वायर या LI नॉट का स्क्वायर, जहां I स्टेडी करंट होता है। तो यहाँ से अगर आप L की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2U और अपान में आएगा I का स्क्वायर। U की वैल्यू क्या है, U एनर्जी है, तो ये आपका जूल में आएगा, और L क्या है, ये प्रेरकत्व है, तो ये हेनरी में आएगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू, ये U है जूल में, तो आएगा 1 जूल अपान में ये करंट है, तो आएगा एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना, जूल अपान में एम्पियर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 1 हेनरी को इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन, इन चारों ग्रुप में से किसका डायमेंशन सबका डिफरेंट डिफरेंट है। देख लीजिए, देखते ही बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और वोल्टेज, ये सब वोल्ट में मेजर किए जाते हैं, तो इन सब का डायमेंशन सेम होगा। आपको पता है ना, विभवांतर हुआ, वैद्युत वाहक बल हुआ, और वोल्टता हुआ, वोल्टेज हुआ, ये सब वोल्ट में नापे जाते हैं, तो सबका अगर मात्रक सेम है तो सबका बीमा भी सेम होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं। प्रेशर है, स्ट्रेस है और यंग मॉडुलस है, बताने की अब जरूरत तो नहीं है। आपको पता है कि हमने कहा था यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, ये तीनों का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन वही इन तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन, और स्ट्रेस का फार्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया है, बस दोनों में अलग अलग टाइप के फोर्स हैं, लेकिन है तो फोर्स, तो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका भी डायमेंशन सबका सेम होगा। और तीसरा है हीट एनर्जी और वर्क डन, हीट है, एनर्जी है और वर्क डन है, वर्क इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। वर्क और हीट दोनों टाइप ऑफ एनर्जी ही हैं, दोनों में फर्क इतना है, हीट ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, और वर्क में टेम्परेचर मैटर नहीं करता, वर्क में टेम्परेचर मैटर नहीं करता। हमें एक हथौड़े को पीट करके वर्क करना है, तो हमें इससे मतलब नहीं कि हमारा क्या टेम्परेचर है, इसका क्या टेम्परेचर है, लेकिन अगर हमारी हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो हमारे और उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ये मैटर करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ज्यादा हीट फ्लो करता है ना, लेकिन है दोनों एनर्जी, बस इतना ही फर्क है। तो अगर ये तीनों एनर्जी है तो सबका डायमेंशन यूनिट सब सेम होगा। लास्ट वाला जो है वही हमारा आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 2L, ये है डाइपोल मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखा है तो ये इलेक्ट्रिक ही होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक होता है तो लिखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू में 2L। आप निकालिए यहाँ से, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का हमने आपको कल बताया था, Q बराबर I इंटू टी, I बराबर Q अपान टी, धारा बराबर आवेश बटे समय, तो Q बराबर I इंटू टी, I और T दोनों मूल राशि है, A और इंटू में T हो जाएगा इसका डायमेंशन, ये धारा का एक हो जाएगा और समय का T, और ये लंबाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L, तो कुल मिला के क्या आएगा ATL, ये है इसका डायमेंशन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ई होता है, फाई ई का फार्मूला कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आप ये देख लीजिए फार्मूला ई डॉट ए वाला फार्मूला, लेकिन उससे पहले वो लास्ट में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पहले हमें ई निकालना होगा फिर फाई ई निकालना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक कुलाम आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका मात्रक, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, MLT माइनस में 2, और चार्ज का अभी अभी आपने निकाला A इंटू में T, तो ये सब ऊपर जाएगा, तो लिख लीजिए MLT माइनस में 3 और A माइनस में 1। और अब इसका आप निकाल लीजिए Q का, तो E का पता चल चुका है, सीधे रखिए MLT माइनस में 3 और A माइनस में 1, और यहाँ ये A फॉर एरिया है, ये A फॉर एम्पियर है, A फॉर एरिया है, एरिया का हो जाएगा L पावर 2, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ML3 और T माइनस में 3 और A माइनस में 1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबके डायमेंशन अलग अलग आए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट आई आर। रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताना है एम, एल, टी और आई के फॉर्म में, करंट आई के फॉर्म में। मतलब करंट का डायमेंशन एम्पियर नहीं रखना है, करंट का डायमेंशन कैपिटल ए नहीं रखना है, बस बल्कि उसको आई ही रहने देना है। और किसका डायमेंशन बताना है हमें, रेजिस्टेंस का। तो हमने कल भी इसके बारे में बात किया था, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो ओम्स लॉ का फार्मूला V बराबर आई इंटू आर। तो आर का डायमेंशन हो जाएगा V अपान में आई, आर का डायमेंशन V अपान में आई, यानी आई को तो हमें आई ही रहने देना है, V का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। यानी मेन चैलेंज V है और V बराबर होता है W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। अब देखिए W यानी एनर्जी का तो डायमेंशन सबको पता है, लेकिन जो Q है वो Q का डायमेंशन A इंटू टी नहीं रखना है, पहले Q बराबर आप I इंटू टी करिए, Q बराबर I इंटू टी करिए। क्यों? क्योंकि हमें I को I ही रहने देना है। या ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन जो करते थे आप करिए, लास्ट में A की जगह पर I रख दीजिए तो भी हो जाएगा। तो हमने इसको I ही रहने दिया और W का हम डायमेंशन रखेंगे एनर्जी का mL2T-2 याद होना चाहिए, और I को I रहने दीजिए और T को कैपिटल T रखिए। ये हुआ V का डायमेंशन, और V का ये डायमेंशन यहाँ रख करके I से डिवाइड करिए तो आपको R का डायमेंशन मिलेगा। तो यानी V का डायमेंशन कितना है, ये है आपका mL2T-2, और ये ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, mL2T-2 I-1 T-1, यही ना। तो इसको आप यहाँ पर रखिए, तो ये I-1 T-1 ये है पूरा V का, और अपान में है ये है I, ये I ऊपर जाके I-2 हो जाएगा। तो क्या बन गया mL2, अच्छा ये माइनस में 1 और माइनस में 2 मिला के -3 हो जाएगा, तो mL2T-3 और ये I ऊपर जाके क्या हो जाएगा I-2। तो mL2T-3 और I-2, mL2T-3 I-2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, if the dimension of a physical quantity are given by this, then the physical quantity will be। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, m पावर a, l पावर b और t पावर c, तो बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। और चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू हो 1, b की वैल्यू हो 0 और c की वैल्यू हो -1, बताइए अगर इसमें a की वैल्यू हो 1, b की वैल्यू हो 0 और c की वैल्यू हो -1, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है। चेक करते हैं, यहाँ a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो m आएगा, b की वैल्यू 0 रखेंगे तो l पावर 0 होगा, और c की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा। यानी m1 l0 t-1, क्या ये वेलोसिटी है। दिस इज नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अगर होता तो इसका डायमेंशन lt-1 इस टाइप का मिलता, m0 lt-1 ऐसा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिला, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, अगर इसमें ए बी सी का ये मान रखेंगे तो क्या एक्सेलरेशन आएगा। चेक करते हैं, ए की वैल्यू कह रहे हैं 1 तो m पावर 1, और बी की वैल्यू 1 तो l पावर 1, और सी की वैल्यू -2 तो t पावर -2। दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन होता तो ये डायमेंशन LT-2 खाली मिलता, इसमें तो m भी आ गया, इसमें तो m भी आ गया ना, LT-2 तो है लेकिन m भी आ गया, तो गड़बड़ हो गया। तीसरा चेक करते हैं, a की वैल्यू 0 रखें तो m पावर ये हो जाएगा 0, और b की वैल्यू -1 तो l पावर ये -1, और c की वैल्यू -2 तो यानी t की वैल्यू हो जाएगी -2, यही ना। अब इसमें आप चेक करते हैं तो क्या ये आगे क्या दिया था, क्या नाम, फोर्स, क्या ये फोर्स का डायमेंशन है, नहीं है, ये नहीं है फोर्स का डायमेंशन, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है mLT-2, ये होता है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। लास्ट में प्रेशर दिया है, चेक करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो m पावर क्या हो जाएगा 1, l पावर -1, और t की वैल्यू में t पावर में -2। अब ये क्या प्रेशर है कि नहीं है, तो चेक करते हैं, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान में एरिया। तो डायमेंशन अगर आप निकालेंगे फोर्स का तो mLT-2, और एरिया का डायमेंशन निकालेंगे तो l पावर 2, एक l से एक l कैंसिल होके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो mL-1 T-2 ही आएगा। यही प्रेशर का डायमेंशन होता है, और यही यहाँ पर भी आया है mL-1 T-2, तो यहाँ हमने इक्वल कर दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन -2 इन द टाइम इज, क्या दिया है, द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन -2, डायमेंशन मतलब आप समझते हैं, कल की क्लास में हमने बताया था कि भाई जब हम लिखते हैं m पावर a, l पावर b और t पावर c, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है,
दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, अगर यहां पर पूछे ए बी सी क्या है, तो ए बी और सी ये तीनों डायमेंशन है। किसके डायमेंशन है? ए इज द डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन ए। मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन ए है। और लेंथ का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन बी है। और टी का डायमेंशन क्या है? टी का डायमेंशन सी है। ये है डायमेंशन। जो पावर्स होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उनको डायमेंशन बोलते हैं। और ये पूरा मिलाकर के क्या बनता है? डायमेंशनल फार्मूला। और अगर ऐसा ही दो साइड लिखा हो, बीच में इक्वल लिखा हो, अगर ऐसा ही दो साइड लिखा हो, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c इज इक्वल टू m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन, बीमीय समीकरण, बीमी सूत्र और ये बीमा, बीमी सूत्र, बीमा और बीमी समीकरण। तो यहाँ पर -2 किसमें आता है ये पूछ रहे हैं। तो भाई फोर्स का डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो उसमें भी आता है ml-t-2। प्रेशर वाले में अभी अभी निकाला आपने ml-1 t-2। उसके बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को चेक करना पड़ेगा। इसका तो नहीं याद है, इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? ग्रेविटेशनल फार्मूला में जी आता है F बराबर जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर और अपान में m1 इंटू में m2। यहाँ से आप डायमेंशन निकालिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2 और r का स्क्वायर मतलब l पावर 2 और अपान में m1 m2 का मतलब ये m पावर 2 हो जाएगा। यानी m इंटू में m करेंगे, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो ऊपर जाएगा। तो ये बनेगा m पावर -1 और l पावर यहाँ पर 3 और t पावर -2। यहाँ पर भी t का पावर -2 मिल रहा है। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? t का पावर -2। तो t का पावर -2, t का पावर -2, t का पावर -2, ये तीनों में ही समय की जो विमा है वो -2 है। इसमें लंबाई की विमा 3 है, द्रव्यमान की विमा -1 है। इसमें इसी तरीके से सबका है, लेकिन समय सब में -2 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। समय की बीमा तीनों में ही -2 है। बीमा मतलब उसकी पावर जो है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इफ कैपिटल N एंड कैपिटल R डिनोट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन द डायमेंशन ऑफ L अपॉन R। कल ही बताया था अभी आपको, टाउ L और टाउ C। टाउ L का मतलब L बाई R और टाउ C का मतलब R इंटू C। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक। क्या है? समय नियतांक है। तो इनका मात्रक क्या होगा? सेकंड। और इनकी बीमा क्या होगी? इनकी बीमा होगी टाउ L हो, मतलब कि चाहे आप L अपॉन R की बीमा निकालिए और चाहे R इंटू C की बीमा निकालिए, इन दोनों की बीमा क्या आएगी? टी के बराबर आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? समय है, एक प्रकार के समय है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? M0L0T, M0L0T, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। बताइए जरा, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट हो सकता है। डायमेंशनली अगर कोई करेक्ट है तो वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट हो सकता है, सही बात है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये बात भी सही है। हमने देखा ना, हाफ mv स्क्वायर और mv स्क्वायर दोनों ही काइनेटिक एनर्जी में डायमेंशन सेम आ रहा था। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ये बातें सही हैं, हमें सही वाली बात लेनी ही नहीं ना, हमें गलत वाली बात ढूंढनी, गलती ढूंढनी है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, बताइए ये बात सही है क्या? डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है क्या कभी किसी कंडीशन में? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो आगे सोचना ही नहीं। हाँ, डायमेंशनली अगर कोई इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट होगा, हो नहीं सकता, होगा। यहां पर बोल रहा था कि वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत बात है। जो गलत है वो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? y इज इक्वल टू a sin at minus bx plus c where a b and c are constant the dimension of a b and c are respectively, है ना। यानी हमें एक इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन में कह रहा है कि ए बी सी का डायमेंशन बताइए। क्या दिया है? y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में दिया है a t माइनस में b x और प्लस में c। अब आप बताइए, हमने आपसे कहा था ना कि साइन हो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। e पावर x हो, log x हो और sin थीटा हो, cos थीटा हो, सब डायमेंशन लेस हैं।
अगर ये डायमेंशनलेस है तो इनके अंदर का जो टर्म है वो भी डायमेंशनलेस है। तो भाई साइन कॉस टेन के बाद में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, दिस इज एंगल, ये क्या है, कोण ही तो है। और जो कोण होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, हमें पता है कोण डायमेंशनलेस होता है, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, दोनों का डायमेंशन एल है, कैंसिल होके कुछ नहीं आएगा, ये पूरा डायमेंशन लेस है। अब आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ए टी, अगर आप कह रहे हैं कि ए टी माइनस में बी एक्स प्लस में सी, ये पूरा पार्ट डायमेंशन लेस है, यानी इस पूरे पार्ट का डायमेंशन 0 है, तो क्या अलग अलग किसी का कोई डायमेंशन आएगा? यहाँ 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों टर्म के बीच में माइनस या प्लस ही आपको है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो पढ़ी है वो यही तो था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को घटा रहे हैं तो इसका मतलब इसका और इसका नेचर सेम, और डिफरेंस के बाद भी सेम, और इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो इसका भी नेचर वही जो इनका, और तीनों का नेचर सेम है तभी जोड़ घटा रहे हैं, और जोड़ने घटाने के बाद भी नेचर नहीं बदला, मतलब ये सब के सब डायमेंशन लेस थे, इसलिए इनको जोड़ने घटाने के बाद भी डायमेंशन लेस आ रहा है। यानी कुल मिला के बात ये है कि ए और टी भी ये पूरा पार्ट, पहला टर्म भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। दूसरा टर्म भी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ये भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। और जो तीसरा टर्म है वो भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, यानी m0 l0 और t0। ठीक है ना। अब यहां से a और t अगर डायमेंशन लेस है तो t इधर डिवाइड करेगा, तो डायमेंशन ऑफ a कितना आएगा, ये t अपान में जाएगा और उसका डायमेंशन t रखेंगे, ऊपर जाके -1 बनेगा, तो आपको मिलेगा m0 l0, लेकिन t हो जाएगा -1। यहाँ पर जो x है वो डिवाइड करेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, x डिस्टेंस है तो ऊपर जाके उसका डायमेंशन माइनस में हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b कितना आएगा, ये आएगा m0, लेकिन जो अपान में लेंथ है वो ऊपर जाके -1 बनेगा, बाकी t0 होगा। और c वाला तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि c जो पूरा है वो तो डायमेंशन लेस है, m0 l0 और t0, है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ए बी और सी। ए का डायमेंशन क्या है, t-1, पहले ए है ना, तो t-1, t-1 ए का डायमेंशन, और बी का डायमेंशन क्या है, l-1, l-1, और सी का डायमेंशन कुछ नहीं आएगा, m0 l0 t0। मतलब ये दोनों दो स्टेप तक तो सही था, तीसरे स्टेप में यहाँ गड़बड़ हो गया और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। इसमें कह रहे हैं कि इन दी कॉसी फार्मूला फॉर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, बहुत फेमस फार्मूला है, इसको हम कॉसी फार्मूला बोलते हैं। इससे पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है वो वेवलेंथ के ऊपर उल्टा इसका रिलेशन है, वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ इस सवाल में n इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें a और b का डायमेंशन बताना, a और b का डायमेंशन। अब ये तो आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ नंबर, ये क्या है, ये प्योर नंबर है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता ना, तो इसका बीमी सूत्र भी नहीं होगा। जिनका मात्रक नहीं होता उनका बीमी सूत्र नहीं होगा, हाँ जिनका मात्रक होता है उनका भी हो सकता है बीमी सूत्र ना हो, जैसे कोण और घन कोण, इनके मात्रक तो है लेकिन बीमी सूत्र नहीं है। लेकिन जिनका मात्रक नहीं है उनका बीमी सूत्र नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो ये एक प्योर नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसकी वैल्यू होती है, जैसे वाटर के लिए, ग्लास के लिए, डायमंड के लिए, एयर के लिए, तो इसकी एक प्योर वैल्यू होती है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अब बताइए अगर ये डायमेंशन लेस है n की वैल्यू, और आप इन दोनों को जोड़ने के बाद n की वैल्यू पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हम ये नहीं बोल सकते कि अगर ये डायमेंशन इनके बीच में जोड़ घटाना है तो इनका डायमेंशन सेम होगा, और जोड़ने घटाने के बाद जो आया उसका भी वही डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ऑफ n डायमेंशन ऑफ a के इक्वल होगा, और डायमेंशन ऑफ n और डायमेंशन ऑफ b अपॉन लैम्डा स्क्वायर का भी सेम ही होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n, n का डायमेंशन कुछ है नहीं, वो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब a भी क्या था, a भी था डायमेंशन लेस, और b का निकालना है तो ये लैम्डा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा n तो डायमेंशन लेस है, लेकिन लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य को मीटर में, नैनोमीटर में ऐसे मेजर करते हैं, तरंगदैर्ध्य का मात्रक लंबाई होता है, तो इसकी विमा l होगी, और l पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, जाएगा m पावर 0 आएगा, लेकिन l पावर 2 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ये a और b का ऐसे डायमेंशन निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया, बोथ आर डायमेंशनलेस, नहीं, a इज डायमेंशनलेस, a इज डायमेंशनलेस, ठीक है, a इज डायमेंशनलेस, और b का क्या है, आगे दिया हुआ है b हैज डायमेंशन m0l2, m0l-2 दिया है, नहीं, m0l2 t0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13, और इस क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे लगता है अब आप लोग कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो अब बताइए इसको करें कि आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर दें या आप कर लेंगे? इस बार क्या बताना है कि एनर्जी को, वेलोसिटी को और फोर्स को हमें मानना है फंडामेंटल क्वांटिटी, और निकालना किसका है? मास का। मास का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, फिर हम इसको छोड़ रहे हैं, है ना? ये छोड़ रहे हैं, आपस में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके ऐप के अंदर जो आपका ग्रुप बना हुआ है, कुछ कुछ चीजें आप आपस में डिस्कस किया करिए, इससे ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। बाकी लोगों को देख करके भी समझ में आएगा कि बाकी दुनिया कितनी आगे है और आप कितने पीछे हैं, तो उसके हिसाब से भी एक मोटिवेशन आता है। हालांकि वो जेलसी ही होती है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। What is an oscillator's proportionality constant if the damping force is proportional to the velocity? Current damping force is proportional to the velocity। इसके आधार पर जो कांस्टेंट आएगा उसका हमें यूनिट बताना है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऐसा सवाल में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट निकालते हैं। तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ कांस्टेंट आएगा और वेलोसिटी यहाँ पर लिख दीजिए। आप चाहे यूनिट लिख लीजिए या डायमेंशन, तो सी के लिए आप लिखेंगे फोर्स अपान में वेलोसिटी, फोर्स अपान में वेलोसिटी। तो आप चाहे इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको ऐसे कन्वर्ट करिए, या तो आप सीधा डायमेंशन लिख लीजिए एम एल टी माइनस में 2, ये फोर्स का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस में 1। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा एम, और यहाँ पर आएगा टी पावर माइनस में 1, यानी एम अपान में टी। क्या आएगा? एम अपान में टी। तो इसका अगर आप इसको मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो द्रव्यमान है किलोग्राम में, और अपान में टी समय है तो सेकंड में, तो किलोग्राम पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहे हैं कि द नियरेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर। कितना है? 4.29 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष ये दूरी है सबसे नजदीक वाले तारे की। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पारसेक? तो हमें इसको पारसेक में बताना है। जो प्रकाश वर्ष में दूरी दिया हुआ है उसको पारसेक में कन्वर्ट करना। तो आपको तो पता ही होगा, जो पारसेक होता है वो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है। पारसेक क्या है? सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसकी वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। और इसको अगर आप लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.26 लाइट ईयर आएगा। तो अगर लाइट ईयर और प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर और पारसेक का रिलेशन पता है, तो ये वाले लाइट ईयर को पारसेक में बदल सकते हैं। उसके लिए पता करना होगा कि एक लाइट ईयर में कितना पारसेक होता है। तो यहां से हम निकालेंगे एक लाइट ईयर में 1 के बटे में 3.26 पारसेक होता है। तो अगर एक लाइट ईयर में इतना पारसेक है, तो बताइए 4.29 लाइट ईयर में कितना पारसेक होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 4.29 से, तो 4.29 को मल्टीप्लाई करिए 1 अपान में 3.26 से, ये हो जाएगा पारसेक। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 4.2 है, ये 3.2 है, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.32 करके ये आ जाएगा 1.32। और ये किस में आएगा? पारसेक में। ऐसा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1.3 के टाइप का ये ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, क्या गड़बड़ है? पर सेकंड नहीं होगा, पारसेक होगा। यहाँ पर क्या होगा? पारसेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1.32 पारसेक। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहे हैं कि द स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया यूज्ड टू मेजर एरिया ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? बार यूज होता है। आपको पता है 1 बार इक्वल टू 10 पावर माइनस में 28 मीटर स्क्वायर। बहुत फेमस है ये बहुत फेमस है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि 1 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, हमने दो डिफिनीशन आपको बताई है कि हमने कहा कि आपको 1 मीटर और 1 सेकेंड की डिफिनीशन तो एकदम याद होनी चाहिए। इसमें जो नंबर आते हैं और जो एलिमेंट का नाम आता है वो याद रखना है। 1 मीटर क्या होता है? ये 16,50,763.73 तरंगे, है ना। तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है कहां से निकलता है? क्रिप्टॉन 86 नाम की मटेरियल से, उसको बोलते हैं 1 मीटर। और 1 सेकेंड में क्या है? 91, 92, 63, 17 और 70 वाइब्रेशन ऑफ रेड ऑरेंज रेडिएशन, वो सब नहीं लिखेंगे। कहां से निकल रहा है? ये निकल रहा है सीजियम 133 से। तो इसकी डिफिनीशन का मेन जो की पॉइंट है वो ये नंबर और ये एलिमेंट है।
ये नंबर और ये एलिमेंट है, ठीक है ना, यही चीज आपको पकड़ के रखना है। तो यहाँ पर 1 सेकंड का पूछा था, तो 1 सेकंड में ये नंबर चाहिए और सीजियम 133 चाहिए। तो यहाँ देखिए ये नंबर तो दिया है, लेकिन यहाँ क्रिप्टॉन देकर के कंफ्यूज कर दिया है ना। यहाँ ये नंबर तो दिया है 1 मीटर वाला, लेकिन यहाँ क्रिप्टॉन जो है आपको दे दिया, हालांकि ये सही लिखा हुआ है लेकिन ये वाइब्रेशन गलत है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो फिलहाल जो सवाल है 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड में तो हमें वाइब्रेशन सीजियम 133 का चाहिए, और ये कहां से आ गया, और इसके अलावा ये नंबर चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 91 92 63 17 और 70 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम क्लॉक। ठीक है, दोनों याद रखिए, बहुत फेमस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ रूट में म्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आप जान लीजिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेव इंपीडेंस। वेव इंपीडेंस मतलब तरंग प्रतिबाधा। इंपीडेंस क्या होता है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है ना। ये क्या होता है, इंपीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तरह के होते ना। आप जब एसी सर्किट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इंपीडेंस सब सेम ही होता है। रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इंपीडेंस सब सेम ही होता है, सबका मात्रक ओम ही होता है, तो सबका बीमी सूत्र भी सेम ही होगा। तो ये जो टर्म लिखा है, अगर आप निकालने जाएंगे म्यू नॉट का एप्सिलॉन नॉट का हम वैल्यू रखेंगे निकालेंगे, थोड़ा लेंदी होगा। अगर आपको ये बात याद है कि वेव इंपीडेंस का फार्मूला होता है जेड बराबर रूट में ई अपान में एच, जेड बराबर रूट में ई अपान में एच, या फिर सॉरी मॉड में ई अपान एच, या रूट में म्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं वेव इंपीडेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाता है तो जो एयर में उसको रेजिस्टेंस मिलती है, वो रेजिस्टेंस को हम वेव इंपीडेंस बोल रहे हैं, और ये 120 पाई ओम के बराबर होता है, 376.6 ओम के बराबर होता है। ये वैल्यू भी पूछते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू भी पूछा जाता है। तो अब इससे ये बात तो क्लियर है कि अगर ये एक तरह का इंपीडेंस जो है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, ओम में लिखा गया है, तो जो रेजिस्टेंस का हमारा मात्रक या बीमी सूत्र होता है वही इसका भी हो गया। तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल है, यहां से मत जाइए, वहीं से जाइए। रेजिस्टेंस आर बराबर वी अपान में आई और वी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू, v बराबर डब्ल्यू अपान में q, और q बराबर क्या, q बराबर i इंटू टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी। अब सबका डायमेंशन रखिए, w का हो जाएगा ml2 t माइनस में 2 वर्क का, और ये करंट का स्क्वायर है तो a पावर 2 और टाइम है तो t। बस सॉल्व कर लीजिए, ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा आपका ml2 a पावर माइनस में 2 t पावर माइनस में 3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, हालांकि हम बिना ऑप्शन को देखे हमने सॉल्व कर दिया, डायमेंशन पूछा ही नहीं था, यूनिट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, यूनिट ही पूछा था सिर्फ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन ये आएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कह रहे हैं कि डायमेंशन फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वही जो पिछले फार्मूले के अंदर म्यू नॉट लिखा था, उसी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। तो म्यू नॉट का फार्मूला होता है, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस में 7। अगर इसका मात्रक याद है तो बहुत अच्छा है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर ये याद है तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा पड़ेगा। अब अगर आपको इसका मात्रक बताना है तो न्यूटन है यानी बल होगा, तो mlt माइनस में 2 लिख लीजिए, न्यूटन मतलब बल होगा, और ये एम्पियर का स्क्वायर है, एरिया नहीं है, एम्पियर का स्क्वायर है, तो एम्पियर के लिए तो ए ही रहता है, ए पावर 2 ही रहेगा। तो हो जाएगा आपका आंसर mlt माइनस 2 और a माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा mlt माइनस 2 a माइनस 2, mlt माइनस 2 a माइनस 2। ठीक है ना, इसके ऑप्शन ही गायब है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, mlt माइनस 2 a माइनस 2। ठीक है, नहीं वहां a पावर 2 दिया है तो इसलिए गलत है, mlt माइनस 2 a माइनस 2। आगे क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज, डायमेंशन ऑफ 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। देखिए एक फार्मूला होता है c बराबर, बहुत फेमस है, 1 अपान रूट में क्या, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर आप 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो लाइट की स्पीड का ये स्क्वायर है, तो आपको साफ साफ कह सकते हैं 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c का स्क्वायर। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो lt माइनस में 1 होगा, होल स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा l पावर 2 और t पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, l पावर 2 t पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि फिर से वही सवाल है, ये फिर से वही सवाल है जो पीछे हमने अभी कराया था
कि ये फोर्स है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इनको बेसिक या फंडामेंटल यूनिट माना जाए तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा लेंथ का। हमने पीछे एक छोड़ा है तो हम ये वाला कर दे रहे हैं, वो वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीछे एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का छोड़ा था, एक कराया था, तो एक और कर देते हैं। लेंथ का पूछ रहे हैं तो यानी मान लीजिए लेंथ प्रोपोर्शनल टू ये फोर्स का पावर ए हो जाएगा, एक्सेलरेशन है ये, एरिया नहीं, एक्सेलरेशन का पावर बी, और ये टाइम टी का पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए उसकी वैल्यू 1 है, तो एफ पावर ए हो जाएगा, ए पावर बी हो जाएगा और टी पावर सी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इसको आप डायमेंशन के हिसाब से बैलेंस करिए, तो ये लेंथ है तो m0 l और t0 हो जाएगा, ये फोर्स है तो mlt माइनस में 2 का होल पावर a हो जाएगा, यहाँ पर a ये क्या है एक्सेलरेशन है तो ये lt माइनस में 2 का पावर b हो जाएगा, और यहाँ पर ये t है तो इसका पावर c हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा m पावर में a और यहाँ से मिलेगा l पावर में a, m पावर a l पावर a, ऐसा करिए एक साथ करिए, m कहीं एक ही जगह है ना, m पावर a l पावर a l पावर b l, और तो क्या मिलेगा l पावर a प्लस b, और क्या मिलेगा t पावर में कितना माइनस में 2a और t पावर में माइनस में 2b और t पावर में यहाँ पर c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा m पावर 0 और l और t पावर 0, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। फोर्स का एम एल टी माइनस 2 लिखा हमने और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 लिखा हमने, पावर में बी, तो यहाँ से एल पावर ए, यहाँ से एल पावर बी आ जाएगा और टी का पावर सी, बस ठीक है। पावर्स को कंपेयर करिए, पावर्स को कंपेयर करने पर एम पावर ए एम पावर 0 यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 0, फिर एल पावर कितना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल, ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1, और यहाँ पर माइनस में 2a माइनस में 2b और प्लस में c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखिए a की वैल्यू 0 यहां पर रखिए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और b और a की वैल्यू यहां रखिए तो c की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 0 रखा तो खत्म हो गया, b की वैल्यू 1 रखा तो -2 और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस में 2। अब ये सारी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो l को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f पावर a, a मतलब f पावर 0 और l a पावर b, a पावर b का मतलब a पावर 1 और t पावर c मतलब t पावर में 2। तो F0 A और T प्लस 2, F0 A और T प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ये आखिरी सवाल, इसके बाद सिर्फ एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिए और क्लास को खत्म करते हैं। एक आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू कितना a प्लस बी टी स्क्वायर अपान में a। ये क्या चीज की वैल्यू है, ये डिस्टेंस की वैल्यू है, इसका मतलब जो x है वो डिस्टेंस है सवाल में दिया, और जो t है वो टाइम है, ये t टाइम है और x क्या है डिस्टेंस है, तो डायमेंशन ऑफ a एंड b आपको बताना है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत कहता है कि अगर बीच में प्लस माइनस है तो वो सभी सेम नेचर के हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा, और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वही होगा, यानी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b टी स्क्वायर अपान में e, है ना। तो हम एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक बार इन दोनों को या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो हमारा दो आंसर बन जाएगा। तो हमें पहले क्या लिखना है कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और x क्या है, x डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका l, तो डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा कितना l, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, अगर इसी x को इसके इक्वल कर दें कि डायमेंशन ऑफ b टी स्क्वायर अपान में a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, और x क्या है लेंथ है तो ये हो जाएगा l, और ये a का डायमेंशन हमें पता चल चुका है, मल्टीप्लाई करिए t डिवाइड करिए, तो डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ देखिए l और इंटू में a मतलब डायमेंशन ऑफ l, और टी स्क्वायर अपान में है तो यहाँ टी पावर में 2 आ जाएगा जो कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा l पावर 2 और टी पावर माइनस में 2। तो a का डायमेंशन आएगा l और b का डायमेंशन आएगा l2 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए, तो इसी के साथ आपका यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक कवर हो गया है। अगली क्लास में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर टॉपिक भी 3-4 लेक्चर के अंदर वो टॉपिक भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक एक प्रॉपर एक सिंगल टॉपिक हमारा आज जाके कंप्लीट हुआ है, और ये 3 लेक्चर देखने के बाद मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपके मन में जितना भी डर और डाउट फिजिक्स को लेकर रहा होगा वो जरूर अब सॉल्व हो गया होगा, और आपको ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कोई और दिक्कत है तो आपके ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर दिया करिए, वहां पर हम मैसेज आपके देख लेंगे और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकालेंगे। दूसरी चीज कि आपकी जो क्लास आपकी जो भी क्लासेस का टाइमिंग होता है, कभी भी कोई भी चेंज है और कोई भी वजह से क्लास कैंसिल हुई, कुछ भी डिस्टर्ब हुआ, जैसे आज ही आपने देखा कि टेक्निकल दिक्कत हो गई तो हमने आपको अपडेट किया, तो वहीं ग्रुप के अंदर आपको अपडेट करेंगे, और क्लास 6 बजे से है कि नहीं है वो भी हम वहीं पर आपको बताएंगे, और क्लास का शेड्यूल लगा दिया जाता है, तो कौन सा टॉपिक है और कितने बजे से क्लास है वो शेड्यूल में भी आप देख लिया करिए, लाइव क्लास का शेड्यूल आपको दिखेगा कि 6 बजे क्लास होने वाली। ठीक है ना। तो सारी चीजें आपके ऐप के अंदर हम अपडेट करेंगे। और ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये बढ़िया सवाल है कि जो भी लोग बाद में देखते हैं उनको मैं ये आज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो क्लास आपकी होती है, जैसे ही लाइव खत्म होता है इसके बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद ये क्लास अवेलेबल होती है, ऐप के अंदर ही ये प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है, और 2-2.5 घंटे के बाद ऐप में आता है, फिर वापस से उसको हमें अपलोड करना होता है, फिर आपको दिखाई देता है, या लाइव रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप जाकर के, अगर ये क्लास हो गई है और हमने अपलोड नहीं किया तब भी लाइव रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐप के अंदर ये सारी चीजें होती है, सारा अपडेट होता है, तो आप बार बार परेशान मत हुआ करिए। और ये जो क्लास है ये तुरंत नहीं मिल पाएगी, जैसे ये लाइव खत्म होता है तुरंत नहीं मिलेगा, ना तो नोट्स तुरंत मिल सकता है और ना ही आपको लेक्चर मिल पाएगा, कम से कम 2 से ढाई घंटे। और दूसरी बात ये कि आपकी इस क्लास के जस्ट बाद हमारी अगली क्लास होती है, तो हम 10 बजे के बाद ही फ्री होते हैं कि हम इस वीडियो को या नोट्स को अपलोड करें, या जो भी इसमें दिक्कतें हैं उनको हम सॉल्व करें। ठीक है ना। तो इतना आपको पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, जो भी लोग लाइव नहीं देख पाते वो 10 बजे के बाद देख पाएंगे, या फिर अगले दिन सुबह देख पाएंगे। ठीक है। यही प्रॉब्लम है, और बाकी चीज जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके टॉपिक के क्वेश्चन जहां भी मिल जाए, जैसे कि नीट की कोई बुक ले लीजिए आप, या 11-12 की बुक में भी, अभी ये सब टॉपिक तो 11-12 से ही हो जाएंगे, तो 11-12 की कोई भी बुक आपके पास है वहां से करिए, या नीट की जो बुक होती है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं वहां से करिए, इतना ही सफिशियंट होगा। लेकिन हर हर टॉपिक के लिए ये सफिशियंट नहीं होगा, जो ग्रेजुएशन वाले टॉपिक है वो नहीं मिलेंगे आपको नीट की बुक में या 11-12 की बुक में, तो उसके लिए फिर आपको ग्रेजुएशन की बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर आईआईटी जैम के और जो सीएसआईआर नेट वगैरह के कंटेंट है वहां से वो टॉपिक ढूंढ करके प्रैक्टिस करना होगा। तो हालांकि हम क्लास के अंदर इतने सफिशियंट क्वेश्चन करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।